हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत के क्वालिटी के माइंड मैप की। वो क्वालिटी का माइंड मैप बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि हमने एम लक्ष्मीकांत जी को भारतीय राज्य व्यवस्था को 13 भागों में बांटा था और 13 भागों में बताया था कि इन 13 भागों में अगर इसका सिलेबस आप समराइज करके और छोटा बना करके बिल्कुल की पॉइंट के फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो पूरी बुक की बुक याद हो जाएगी। तो अगर पूरी बुक याद करनी है तो पूरी बुक याद करने का यही तरीका है कि पूरी बुक का पहले उसका जो विषय सूची होता है, विषय सूची का समराइज करिए। विषय सूची को समराइज करने के बाद उसके की पॉइंट बनाइए कि हमको कितने लेसन पढ़ने हैं। जैसे हमने क्या किया है, क्वालिटी के माइंड मैप बनाने के लिए हमने क्वालिटी को एम लक्ष्मीकांत जी के 13 भागों में बांटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 13 भागों को याद कराएं। पहले क्या है कि पहला भाग है आपका संवैधानिक ढांचा, दूसरा है सरकार की कार्यप्रणाली, तीसरा है आपका केंद्र सरकार, चौथा है राज्य सरकार और पांचवा है आपका केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र और छठवां है आपका चौथा है पांचवा स्थानीय सरकार और छठवां है केंद्र शासित प्रदेश तथा विशेष क्षेत्र, जिस पर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र भाग 6। तो भाग 6 पर हम बात करेंगे और इसके बाद है भाग 7 जिसको कहते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वह निकाय आप लोग पढ़ेंगे जिसका वर्णन संविधान में है, जिनको संविधान वेताओं ने बनाते समय संविधान में रखा था उनको संवैधानिक आयाम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 8वां जो पढ़ेंगे भाग संवैधानिक आयाम, संवैधानिक निकाय 7वां पढ़ेंगे और संवैधानिक आयाम जो है 8वां पढ़ेंगे और संवैधानिक अन्य जो प्रावधान है उनको हम भाग 9 में पढ़ेंगे और भाग 10 में पढ़ेंगे संविधान की राजनीतिक गतिशीलता। तो संविधान में किस प्रकार की राजनीतिक गतिशीलता है और भाग 11 में पढ़ेंगे संविधान की कार्यप्रणाली। अगर संविधान की बुक बने तो उस बुक में 11 भाग है, तो 11वें भाग में हम संविधान की विशेषता कार्यप्रणाली पढ़ेंगे, संविधान की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे और कार्यप्रणाली में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा संविधान पूरे भारत में लागू होता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है तथा विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत में है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का होते हुए इसको हमने 11 भाग बांटा है और इसको 11 भागों में हमने क्या किया था, संवैधानिक ढांचा और सरकार की कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, भाग 5 तक हमने पढ़ लिया और भाग 6 है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाग 6 में हम इसको माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप कैसे बनाएंगे, जैसे हमने क्या किया था कि संवैधानिक ढांचा को हमने आपसे बताया था कि इसके 11 लेसन, तो संवैधानिक ढांचे में 11 लेसन में कौन कौन से लेसन पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि पहला संविधान का निर्माण कैसे हुआ, 13 भाग पढ़े थे हमने और उसके बाद में सरकार की प्रणाली में हमने पढ़ा था 5 लेसन और केंद्र सरकार में 13 लेसन और उसके बाद में राज्य सरकार में हमने पढ़ा था 8 लेसन। उसके बाद में हम लोग स्थानीय सरकार में 2 लेसन पढ़े थे, ग्राम पंचायत और पंचायती राज, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, ये हमने 2 लेसन पढ़े थे। इसमें भाग 5 में अब भाग 6 में पढ़ेंगे, ऐसे ही भाग 6 में 6 लेसन पढ़ेंगे हम लोग समराइज करके की पॉइंट बना करके। तो हमने ये बताया था कि संवैधानिक ढांचा जो था उसमें आप संविधान का वर्णन, संविधान की विशेषताएं तथा उसमें जो भी आपका नागरिकता थी और उसके बाद में संविधान की विशेष व्यवस्थाएं क्या थी और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और राज्य के मूल कर्तव्य क्या है। तो इन पर हमने चर्चा किया था और चर्चा किया था कि संविधान के जो संशोधन होते हैं इसका आपातकालीन प्रावधान क्या है। इन सब विषयों पर हमने भाग 1 में चर्चा की तथा भाग 2 में चर्चा की थी कि किस प्रकार से संविधान की कार्यप्रणाली है। तो संविधान की कार्यप्रणाली जो है 5 प्रकार से हमने बताया था कि संसदीय कार्यप्रणाली है हमारे यहाँ की और संघीय प्रणाली है, संसदीय है और संघीय प्रणाली है और किस प्रकार से उसमें राज्यों को विशेष क्षेत्र रखा गया है उन पर हमने चर्चा किया था तथा अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में बात किया था तथा विशेष प्रावधानों के बारे में बात किया था, संशोधन के बारे में बात किया था इसमें। तो ये सरकार की शासन प्रणाली के बारे में भाग 2 में बात किया था और केंद्र सरकार में हमने बात किया था भाग 3 में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार में हमने बात किया था कि केंद्र हमारा कैसे संघीय व्यवस्था का पालन करता है। तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और मुख्य प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियां। फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल पड़ा था, किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री है, किस प्रकार से मंत्रियों का चयन होता है, उनका किस प्रकार से कार्य होता है, उनका वेतन क्या होता है, वो अपनी प्रशासनिक कार्य को कैसे करते हैं, गोपनीयता क्या होती है, इन सब पर हमने माइंड में बनाया था। और उसके बाद में हमने केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, फिर न्यायिक समीक्षा पढ़ा था, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है, और उसके बाद में पढ़ा था कि न्यायिक समूह क्या है, न्यायिक समूह क्या है, न्यायिक मंच क्या है। इन सब बातों पर हमने भाग 3 में बात किया था तथा भाग 4 में हमने बात किया था कि राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, क्योंकि राज्य सरकार पढ़े थे तो राज्य सरकार भाग हम 4 पढ़े थे, तो उसमें हमने बताया था कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद में मंत्रिपरिषद, फिर उसमें पढ़ा था विधानसभा, किस प्रकार से राज्यों में किन राज्यों में विधानसभा है, किन किन नहीं, तो विधानसभा के बारे में पढ़ा था। और पढ़ा था सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उच्च न्यायालय पढ़ा था। हमने बताया था कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है एकीकृत न्यायपालिका है, अमेरिका में विकृत है पर इंडिया में एकीकृत न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। तो हमने उच्च न्यायालय पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय सेंटर में है और राज्यों में उच्च न्यायालय है, तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय पढ़ा था हमने, और फिर आपके सत्र न्यायालय पढ़े थे। तो हमने बताया था कि अधीनस्थ न्यायालय किस प्रकार कार्य करता है, और ऊपर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार में पढ़ा था, उच्च न्यायालय हमने राज्य सरकार में पढ़ा था, तथा राज्य सरकार में हमने अधीनस्थ न्यायालय पढ़ा था कि किस प्रकार से न्यायालय कार्य करता है। फिर अब उसके बाद में जैसे राज्य सरकार खत्म हुआ तो स्थानीय सरकार पढ़ा। स्थानीय सरकार में हमने बात किया कि किस प्रकार से एक तीसरी चुनाव प्रणाली बनाई गई विकास के, मतलब ग्राउंड लेवल पर, गांव-गांव में कैसे हम लोग विकास करें, उसके लिए ग्राम पंचायत बनाया गया, तथा जमीनी लेवल पर शहरों में किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, तो उस पर हमने नगर निगम पढ़ा था, नगर पंचायत पढ़ा था, नगरीय क्षेत्र पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने भाग 5-4 पढ़ लिया था, और उसके बाद भाग 5 स्थानीय सरकार पढ़ लिया था, और उसके बाद में भाग 5 और 6 पढ़ने जा रहे हैं। 6 पढ़ने में हमने क्या बताया कि इसका माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप कैसे, अब हमने कैसे बता दिया, पांचों भागों का हमने माइंड मैप आपको ऐसे ही ओरली बता दिया। कैसे बताया, क्योंकि हमने इसको माइंड मैप बनाकर की पॉइंट याद रखे। तो की पॉइंट जब आप लोग याद रखेंगे तो आप वो पूरी बुक का बुक याद कर देंगे। अब भाग 6 पर बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। भाग 6, अब केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र होते क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश है जिन पर नियंत्रण केंद्र का होता है, तथा इनके विशेष क्षेत्र क्या है, तो विशेष क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जहाँ पर SC ST का बाहुल्य ज़्यादा होता है और जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके जमीनी लेवल पर उनके लिए सुविधाएं जुटाना, उनका ग्राउंड लेवल पर विकास करना, क्षेत्रीय विकास करना, उनकी जनजातियों के अंदर जितने भी उनके अपने नए नए पीढ़ी के अपने धर्म है उनको संरक्षित कैसे किया जाए, कैसे प्रशासन किया जाए, कैसे राज्य किया जाए। तो हमने इस पर बात करी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जिन प्रदेशों में प्रशासन केंद्र का होता है, उनको कोई स्वायत्तता नहीं है, वो राज्य अलग नहीं है, वो अलग से अपना एक विधानमंडल नहीं है उनके पास। विधानमंडल है भी उसमें विधानसभा नहीं है, विधान परिषद है और विधानमंडल नहीं है। इनमें केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल या उप राज्यपालों का आधिपत्य होता है, राष्ट्रपति इनका चयन करता है। विशेष क्षेत्रों का जो बताता है कि कौन सा विशेष क्षेत्र होगा, कौन केंद्र शासित क्षेत्र होगा, इस पर बात चयन करने का, उसको निर्धारित करने का और स्थापित करने का केवल राष्ट्रपति को अधिकार होता है। राष्ट्रपति अपने अभिलेख पत्र के माध्यम से किसी भी शेड्यूल ट्राइब इलाके को विशेष क्षेत्र का दर्जा दे सकता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्यों हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर को 2019 में पुनर्गठन करके उसके 2 हिस्से बनाए गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना दिया गया। इसके 2 टेरिटरी बना दी गई, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसलिए वर्तमान में अगर बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है तथा 28 राज्य। 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हो गए? क्योंकि दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, पर वर्तमान में दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। तथा उसके बाद में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद में आपके
जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ गए। तो ऐसे ही 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। इन पर हम माइंड में बनाएंगे की पॉइंट के माध्यम से। की पॉइंट ये आपके पास 6 की पॉइंट दिए गए, 6 की पॉइंट है। अब इन 6 की पॉइंट को भी याद रखें, जैसे केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है, इस पर बात करेंगे। फिर दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, अब दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान क्यों रखा गया, लक्षद्वीप के लिए क्यों नहीं रखा गया, या दमन द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए, ये जो केंद्र शासित प्रदेश इनके के लिए क्यों नहीं रखा गया। तो दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र, दिल्ली क्या है, एक राजधानी क्षेत्र है, इसलिए इसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया। इसमें विशेष आवंटन किया, राजस्व का विशेष इसमें दिया जाता है कि क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इस पर विशेष डेवलपमेंट हो, क्योंकि सारी विश्व की जितनी भी एजेंसियां हैं दिल्ली में, तो दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए इसको विशेष रखा गया, विशेष उपबंध दिए गए इसके लिए। तो और उसके बाद संघीय क्षेत्र पढ़ेंगे। संघीय क्षेत्र के लिए समितियों के बारे में बात करेंगे कि संघीय क्षेत्र की समितियां क्या हैं, कि इनके लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई हैं। इन्हीं संघीय क्षेत्रों में जितने भी हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, तो इन्हीं संघीय केंद्र शासित प्रदेशों के संघीय क्षेत्र के लिए समितियां गठित की गई कि इनका प्रशासन किस प्रकार से होगा। इन पर पॉइंट पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें निवास कौन करता है, उनमें निवास करने वाले लोग हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। फिर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करेंगे, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता है वैसे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है। तो हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र भाग 6, केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का अध्याय 25 पर बात करेंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे होता है। तो कैसे हुआ, तो बहुत पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, तो उस समय ब्रिटेन ने क्या किया था, जब लोग ब्रिटेन काल पर चल रहा था, तो ब्रिटिश काल में वर्ष 1874 में, इसमें वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इन्हें मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा गया, अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर जनजाति निवास करती थी तथा उन पर प्रशासन करना इनको कठिन हो रहा था, तो इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार क्या किया कि अनुसूचित जिले घोषित कर दिया। अनुसूचित जिले घोषित करने के बाद उसमें सुधार किए और सुधार करने के बाद में उसको मुख्य आयुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया कि ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र है, इस पर जनजाति लोग निवास करते हैं और नाम से जाना जाएगा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में जब हम भारत स्वतंत्र हो गया, ब्रिटिश काल खत्म हो गया, तो उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में भाग ग और घ में रखा गया। कहाँ रखा गया, भाग ग और घ में रखा गया, प्रदेशों में रखा गया, ग और भाग प्रदेशों में रखा गया। फिर केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1956 में जितने भी राज्यों का गठन चालू हुआ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रखा गया और धीरे धीरे कुछ राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा सौंपा गया। कि कुछ राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जैसे गोवा, सिक्किम और उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब पहले विशेष क्षेत्र या कहें कि केंद्र शासित प्रदेश के दायरे में आते थे। तो वो 1956 में 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य का मतलब है कि उस राज्य की अपनी प्रशासनिक न्याय प्रणाली होगी, प्रशासनिक कार्य प्रणाली होगी, उसमें प्रशासनिक तरीके से पूर्ण राज्य होगा, उसमें एक विधानमंडल होगा, विधानमंडल के तहत उसकी एक विधान परिषद होगी। अब के लिए किसी राज्यों में, जैसे दिल्ली एक विशेष क्षेत्र है, इसमें विधानसभा भी है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि कुछ राज्यों में, केवल 6 राज्यों में ही विधानसभाएं हैं, बाकी अन्य राज्यों में केवल विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानमंडल के तहत विधान परिषद है, बाकी 6 राज्यों के अलावा विधानसभा नहीं है। जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, यूपी में विधानसभा चुनाव होता है, पर सिक्किम में नहीं होता विधानसभा चुनाव, वहाँ विधान परिषद रहती है। और गोवा बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में भी विधानसभा है। तो हमने ऐसे ही 6 राज्यों की बात किया था कि जहाँ पर उनका अपनी विधानसभा और विधानमंडल, विधान परिषद है। विधानमंडल के अंतर्गत 2 आते हैं, 2 भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा केवल 6 राज्यों में वर्तमान। तो हम प्रशासनिक क्षेत्र का बात करेंगे, तो
1956 में 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में रखा गया और धीरे धीरे कुछ राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो उनका अपना विधानमंडल के बाद विधान परिषद भी होगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है। ऐसे क्षेत्रों का जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन कौन करता है, उनका प्रशासन करता है राष्ट्रपति। अब इसमें प्रावधान कैसे रखा गया, संविधान के भाग 7 में एक प्रावधान रखा गया कि संविधान के भाग 7 में के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से लेकर हम आपको बता दें कि अनुच्छेद वर्तमान में 495 से भी पार हो गए। क्यों? क्योंकि मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, अनुच्छेद थे, पर वर्तमान में अनुच्छेदों और संशोधनों के माध्यम से अनुच्छेदों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई गई, का खा गा करके संशोधन किया गया। तो ऐसे अनुच्छेदों की संख्या 395 से लेकर के 495 बढ़ गई है वर्तमान में। तो अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत भाग 7 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? उपबंध किया गया है। और लेकिन प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है। कहने का तात्पर्य कि सब राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, पर अगर उनका प्रशासन देखा जाए तो प्रशासनिक पद्धति में समान नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लिए प्रशासन अलग तरीके से यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो राजधानी है, पूरे भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उसकी जो पुलिस है केंद्र के अंतर्गत है। अन्य राज्यों की पुलिस जो है राज्यों के अंतर्गत है। जैसे बिहार की पुलिस बिहार पुलिस कमीशन के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश कमीशन के अंतर्गत है, पर दिल्ली की जो पुलिस है केंद्र शासित प्रदेश वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसका जो पुलिसों का चयन होता है उसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चयन होता है। तो वहाँ दिल्ली पुलिस में जो गवर्नर करता है सेंट्रल करता है। तो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध क्यों रखा गया? क्योंकि राजधानी क्षेत्र है। इसके लिए 1991 में एक संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन। जिस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का हैसियत दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, हैसियत प्रदान की गई। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया। दिल्ली के जितने भी इलाके हैं उनको एनसीआर घोषित कर दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसलिए इसमें विशेष प्रावधान की बात की जाती है। अब बात करते हैं संघीय क्षेत्र केंद्रीय समितियां। अब संघीय क्षेत्र को जो प्रशासन करता है केंद्र करता है, तो किस प्रकार से करता है? तो इनके लिए समितियों का गठन होता है, समितियों का गठन होता है और समितियों के गठन के माध्यम से इसका प्रशासन चलाया जाता है। जैसे अगर कोई राज्य हमारे अधीन है तो अगर यहाँ से दूर है तो उसमें कैसे हम प्रशासन कर पाएंगे? एक अपनी समिति गठित करती है और समिति गठित करने के बाद वहाँ पर अपने लोग बैठाए जाते हैं, उनके माध्यम से पूरे राज्य में हम लोग उसका प्रशासन करते हैं। तो वैसे ही संघीय क्षेत्र के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समितियाँ गठित की गई हैं और इन समितियों के माध्यम से वहाँ का प्रशासन किया जाता है। तो वर्तमान में बात करें तो अभी सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र जहाँ पर विधायिका नहीं है, जैसे दिल्ली में विधायिका है पर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है, जैसे जम्मू और कश्मीर बना तो यहाँ विधायिका भंग कर दी गई, पर वहाँ की विधायिका है, जम्मू और कश्मीर की विधायिका है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी में विधायिका है। तो संविधान के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संघीय क्षेत्रों में विधायिका नहीं है, वहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री की सलाहकार समिति होती है। गृह मंत्री की सलाहकार समिति होती है या एक प्रशासक सलाहकार समिति होती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहकार एडवाइजर कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर कमेटी है, प्रशासक सलाहकार समिति का फॉर्म है। भाई एक समिति है आपकी गृह मंत्री सलाहकार समिति तथा दूसरी है प्रशासक सलाहकार समिति का फॉर्म है। अब इसके बाद में ये होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल है, अर्थात गृह मंत्रालय की गृह मंत्री सलाहकार समिति होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी जो गृह मंत्री सलाहकार समिति है की बैठक गृह मंत्री लेता है। कौन लेता है? अध्यक्षता कौन करता है? इस केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री करते हैं तथा
तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करते हैं। और जबकि ये अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं, उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं। जैसे जहाँ पर आपकी गृह मंत्री सलाहकार समिति कार्य कर रही होगी वहाँ की अध्यक्षता गृह मंत्री करेगी, तथा जहाँ की प्रशासक सलाहकार समिति कार्य कर रही होगी जिन राज्यों जिन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक सलाहकार समिति कार्य करेगी और उसका अध्यक्ष कौन होगा? एक प्रशासक होगा, वहाँ का प्रशासक होगा, या तो राज्यपाल होगा या उपराज्यपाल होगा या डीएम होगा। तो इस प्रकार से प्रशासक कार्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन क्या होता है कि संविधान के भाग 11 भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में अनुसूची 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किए गए हैं और प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। कहाँ पर की गई है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन इसमें भाग 10 में रखा गया है और अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है और प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई। कहाँ पर? अनुसूची 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। और फिर उसके बाद में 5वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विशेष क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विशेष क्षेत्र है। कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा? 5वीं अनुसूची में वर्णित विशेष क्षेत्र जिनको अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर कौन सा क्षेत्र अनुशासित क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, उसका प्रशासन कौन करेगा? ये निर्णय केवल राष्ट्रपति लेता है। अब इसके बाद बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में, तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति चयन करता है, जिसको राज्यपाल, और राज्यपाल क्या करता है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य 4, संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। कैसे? कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। राज्यपाल द्वारा स्वशासी जिलों को, मतलब जो स्वशासी जिले हैं उनको स्थापित कर सकता है या पुनर्स्थापित कर सकता है, करने का अधिकार है। इसको राज्यपाल का चयन कौन करता है? हमने बताया था कि राष्ट्रपति करता है। कहाँ के लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए या राज्यों के लिए, राज्यों के प्रशासन के लिए। राज्यों में सही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति हर राज्य के लिए राज्यपाल का चयन करता है। या विशेष 2 राज्यों के लिए 1 राज्यपाल हो सकता है, 3 राज्यों के लिए 1 राज्यपाल हो सकता है, और राज्यपाल का जो चयन करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से संघीय व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर उस संघीय व्यवस्था भंग होती है तो मुख्यमंत्री की सरकार भंग हो जाएगी। अगर प्रशासन में और संविधान के किसी कार्य में अड़चन आती है और राज्य सरकार बात नहीं मानती तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इस प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन होता है। तो हमने बात किया 6 विभागों पर केंद्र शासित प्रदेश का गठन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और दिल्ली के लिए विशेष रूप संघीय क्षेत्रों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति में अंतर है। अनुसूचित में शेड्यूल कास्ट आते हैं, जितने निम्न वर्ग के लोग हैं, SC, ST, OBC, ये सब अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। बट ST, SC जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जंगलों में रहते हैं, धूल बाढ़ चलाते हैं, अपना एक भोजन है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, उनको जनजातीय क्षेत्र मतलब शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब उनको अलग रखा है, उनको जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन। और वो जनजातीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? 4 राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों के 4 राज्यों में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन की बात की जाती है। तो हमने क्या किया कि इसका माइंड मैप बनाया। तो केंद्रीय प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अध्याय 32। तो इस पर हमने बात किया। अब नेक्स्ट
बॉडी को लेकर आएंगे। नेक्स्ट भाग 7 को लेकर आएंगे संवैधानिक निकाय, और संवैधानिक निकाय में वह निकाय पढ़ेंगे जिनका वर्णन संविधान में है। तो इस प्रकार हमारा माइंड मैप देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक निकाय में भाग 7 में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।